देखिए क्वेश्चन नंबर जो है अब 4th है, ठीक। इसके सभी पार्ट करने हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4th का, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4th के सारे पार्ट हम लोगों को करने हैं। ये हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लो। ये रहा इंग्लिश वाला। इसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन है 4 का है, इसमें कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि जो ये फंक्शन दिया गया है इसके क्या करें, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, उस डिफ्रेंशिएशन को 0 कर दें। इससे जो एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा इंटरवल होगा। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एफ डैश निकाल लेना होता है, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकाल लेना होता है। अगर ये निगेटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर एफ डबल डैश एक्स जो आता है पॉजिटिव आता है तो ये फंक्शन जो होगा डिक्रीज करेगा। याद रखना, अगर ये निगेटिव आता है तो इंक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव आता है तो ये डिक्रीज करेगा। ये दो कंडीशन होती हैं। फिलहाल आपसे ये नहीं पूछा गया कि फंक्शन जो है डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, इसने खुद ही बता दिया है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो और जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो एफ डबल डैश 0 आएगा, ठीक। वो हमको चेक नहीं करना है, बस हमको बताना है कि एफ डैश यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसको 0 के बराबर कर देंगे, जो रिजल्टिंग आएगा उससे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वही आपसे पूछा है कि वो जो इंटरवल आ रहा है ये आपको बताएं। हिंदी में भी देख लो यही बात है, वर्तमान दिया हुआ है, अंतराल आपसे पूछा जा रहा है। चलो फिर करते हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 3x²। क्या गिवन है फंक्शन, गिवन फंक्शन जो है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 3x³ माइनस 3x² 3x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 बराबर 0 बराबर कुछ नहीं, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी एक हो गई। अगर ये फंक्शन हमारा इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उस केस में एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है। इन केस ऑफ इंक्रीज, ठीक, ऑब्लिक डिक्रीज, या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इन केस ऑफ इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज फंक्शन एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 होगा, ये कंफर्म होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है और उसको 0 के बराबर कर देना है। तो एफ डैश का मतलब है एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स का मतलब है एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक्स कोई फंक्शन है dy बाई डी एक्स की पावर n है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कि n जो होता है वो आगे आ जाएगा, n जो है वो आगे आ जाएगा, x की पावर n-1 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n आगे आ गया, x की पावर n-1 हो गया, यानी पावर एक कम हो जाएगी और n आगे आ जाएगा। तो वही केस यहाँ पर हुआ। क्या होगा, यहाँ पर ये 3 है पहले से और x³ है, x³ का मतलब है 3 आगे आया, x² यहाँ बचा। इसमें आओगे तो यहाँ पे क्या है, 3 बाहर रहेगा, यहाँ पर x² तो 2 आगे आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आओगे तो क्या है, माइनस का 36 है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और कोई कांस्टेंट आता है तो उसका 0 होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि इन केस ऑफ इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एफ डैश एक्स 0 होता है। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 9x²। यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस 36, ये बराबर आ जाएगा 0 के। अब 3 से हम डिवाइड भी कर देते हैं तो क्या आएगा, 3x² माइनस 2x और यहाँ पे आ जाएगा 12 बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ये फंक्शन बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या फिर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, उसका यूज करें या फिर फैक्टराइजेशन यूज करें। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है तो ये 36 आएगा, और 36 कैसे आ सकता है, तो उसके लिए देख लो क्या है, ऐड करने पे कितना आना चाहिए,
ऐड करने पे हमारा आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 36। तो इसका फैक्टर देखते हैं क्या आएगा। तो जोड़ो कुछ, देखिए इसमें कोई फैक्टर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हम क्या करते हैं, देखते हैं फार्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड करेंगे 2a से। ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये किसके लिए है, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन कौन सी, जनरल इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। उस केस में यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बी बराबर कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, और सी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 12 आएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, पहले से भी माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब है 3, और इसके बाद c कितना है माइनस का 12, डिवाइड किससे करेंगे 2a से, 2a का मतलब 3, सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा, -2 और -2 ये माइनस मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देगा 2 कर देगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखो यहाँ से क्या करें 4 कॉमन ले लेंगे, 4 जब कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ बचेगा 1, 4 चला गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 6 से। ठीक है, यहाँ 4 आया, 4 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है बन गया काम। 12 तो 36, सॉरी ये 36 होगा 48 नहीं होगा, अगर 12 का 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 कॉमन ले सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 36 डिवाइड किससे करेंगे 6 से, तो 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 36 सॉरी 37 डिवाइड किससे आएगा 3 से आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवल हमारे पास आ गया, जो इंटरवल आया वो आ जाएगा x इज इक्वल टू, एक बार x1 मान लो कितना 1 प्लस माइनस अंडर रूट 36, सॉरी एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार निगेटिव ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा प्लस 37 डिवाइड बाई 3, दूसरा पॉइंट आ जाएगा x2 जो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस, एक बार माइनस लेना है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस अंडर रूट 37 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा आ गया आंसर, यही हमसे पूछा गया था कि इसका इंटरवल बताना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है फाइंड द वैल्यू दिस, मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2, इसका क्या है इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2। चलो फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 4 का बी पार्ट क्या गिवन है, -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है अब क्या करना है हमें, ये जो फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है, अगर हमारे पास बात की जाए cos 2a का फार्मूला की बात तो की जाए तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, क्या होता है cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस cos 2a, फर्दर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2
ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। तो ये वाला कंडीशन लगा देंगे इसमें, जहाँ पर गिवन है हमारे पास क्या साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे, ये कंडीशन हमने बता दी इस फार्मूले के हिसाब से। तो इसको हम लिख सकते हैं -π/2 से π/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2, बाहर ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस कॉस 2a। कॉस 2a की जगह यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिख दो, a की जगह x है तो यहाँ पे x लिख देंगे। इसका हमें क्या करना है, dx करना है, dx करना है, ठीक है। अब एक तो यह प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास फंक्शन है, अगर हमारे पास फंक्शन है -a से a f ऑफ x dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से f ऑफ x dx, या तो ऐसे लिख दें या फिर सीधे लिमिट हम लगा देते हैं, तो लिमिट लगाने से भी काम बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं या फिर हम सीधे लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आई के केस में, तो आपको लगाना है तो ठीक, नहीं लगाना तो हम सीधे लगा दे रहे हैं आपको, इसका यूज किया जा सकता है यहाँ पे। फिलहाल के लिए इतनी लंबी क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम सीधे सॉल्व करते हैं। अब क्या है हमारे पास आ गया, लिमिट वही रहेगी 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, x आएगा, 1 का x आएगा, ठीक, माइनस cos 2x की बात की जाए तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, sin x होता है, cos x का sin x होता है। लेकिन अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos आता है, और cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस का sin x आता है। इस केस में क्या होगा, cos x का जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्लस आएगा, यानी sin 2x, और जो कोफिशिएंट होता है x का वो आ जाता है नीचे, ठीक। इसके बाद जो लिमिट हम लगा देते हैं π/2 से -π/2 से π/2, बस 1/2 ऐसे ही रहेगा, अंदर रखो π/2 से π/2 करेंगे तो यह आ जाएगा π/2, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एक बार पहले अपर लिमिट लगा रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे sin 2, यहाँ पे क्या आएगा π/2, नीचे क्या आ जाएगा 2 तो नीचे रहेगा ही। अपर लिमिट लग गई, अब लोअर लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का π/2 क्योंकि माइनस है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लगाएंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये क्या आ जाएगा sin π/2 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 रहेगा, ये 2 बाहर लगा हुआ है इसमें, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बंद हो जाएगा ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या है 1/2, तो वो यहाँ से π/2 तो आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या है sin पाई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो पाई, यहाँ पर भी माइनस पाई, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का पाई हो जाएगा, यहाँ π/2 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ये फिर 2 से कट जाएगा तो ये पाई की वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 π/2 हो जाएगा पाई की वैल्यू, ये हो जाएगा मेरा π/2, यही हमारा आंसर है। ठीक, दूसरा भी हो गया। तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा क्या है, सी पार्ट है। इसमें कह रहा है कि इफ R1 एंड R2, R1 और R2 को इसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इफ R1 एंड R2 be two equivalence relation in the set A, then prove that R1 intersection R2 is also an equivalence relation from A। ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, देखो जरा, एक मिनट बैटरी इसकी चली गई है, चार्जिंग लगा दें, बंद हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको प्रूव कैसे करते हैं, क्वेश्चन हिंदी वाले भी देखना एक बार। ये आपको दिया गया है, यदि R1 एंड R2 समुच्चय हैं, ठीक है, सेट हैं, ए में दो तुल्यताएं संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 एंड R2 भी R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन है वो ए में तुल्यता संबंध रखता है। इक्विवेलेंस वाली कंडीशन है, ठीक।
क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है, सी पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले क्या है, हमें क्या है, R1 के विषय में देख लेते हैं। एक तरफ R1 के विषय में देख लें। R1 इज एन इक्विवेलेंस, R1 एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद दूसरी तरफ क्या देख लें, दूसरी तरफ हम देख लेते हैं R2 के विषय में। एक साइड R1 चलेगा, दूसरी तरफ R2 चलेगा। R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन को R से डिनोट करेंगे। ये R1 में रिलेशन है और ये R2 में रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन देखनी होगी सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के केस में R1 क्या होना चाहिए, R1 इज सिमेट्रिकल या सिमेट्रिक। किसमें सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी अगर एक फंक्शन A है तो दूसरा भी सेट हमारा A होना चाहिए। ये कैसी कंडीशन है, ये दोनों वैल्यू जो है हमारी, ये अगर हमने A1 और A2 सिमेट्रिक है यानी सेम है वैल्यू, तो यहाँ पे इस केस में जो हमारा R1 है, R1 ये दोनों वैल्यू R1 पे बिलोंग करनी चाहिए अगर सिमेट्रिक है। यानी A सिमेट्रिक है तो ये बिलोंग करेंगी R1 पे, तो ये सिमेट्रिक होंगी। अगर ये R1 में बिलोंग नहीं करती तो सिमेट्रिक नहीं हो सकती। कंडीशन क्या है, कोई भी वैल्यू हो A की, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A, कोई भी वैल्यू A की हो, स्मॉल A की, कैपिटल A में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, हमारे पास जो सेट दिया गया है ये A में है। अगर इसमें है ये दोनों वैल्यू सेट A में, अगर हमारे पास सेट A के एलिमेंट क्या है, A है, फिर A है, फिर B है या C है, रिपीट नहीं होता, इसमें A है, फिर A है, B है, C है, इसका मतलब ऐसे ही एलिमेंट होगा इसमें। तो उसमें ये कंडीशन है, अगर ये जो दोनों R1 जो है सिमेट्रिक है तो दोनों पहले तो सेम वैल्यू होनी चाहिए, दोनों सेम है। इसके बाद ये कंडीशन होनी चाहिए कि सेम के साथ साथ क्या होना चाहिए कि ये जो है R1 बिलोंग करना चाहिए किसमें, R1 A1 सॉरी A और A बिलोंग करना चाहिए R1 पे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A बिलोंग किसमें है, A कैपिटल A जो हमारा पास सेट दिया हुआ है। एक कंडीशन हो गई, ये किसकी कंडीशन है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन पता चल गई कि जो R1 है ये A और A में सेट है इसका, और ये दोनों वैल्यू जो है हमारी A ये कैपिटल A में बिलोंग करती है। दूसरी कंडीशन क्या है इक्विवेलेंस के लिए, दूसरी कंडीशन ये है कि R1 जो है, R1 क्या होना चाहिए, R1 इज रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि सेट ए का जो एलिमेंट है जो आर में बिलोंग करेगा, ए और बी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन कंडीशन वही होनी चाहिए कि जो बी और ए है ये भी हमारा किस में आना चाहिए, R1 पे आना चाहिए। तो ये कौन सा केस है, रिफ्लेक्सिव के केस में कंडीशन क्या बताएंगे, यहाँ नीचे देख लो। रिफ्लेक्सिव के केस में इफ ए कॉमा बी क्या है, बिलोंग करता है हमारा किसमें, बिलोंग करता है R1 पे। ठीक है, देन इसके लिए क्या होगा, तब हमारे पास B और A को भी बिलोंग करना पड़ेगा किसमें, R1 पे। इसका मतलब ये है कि ये सेट को अगर हम चेंज भी कर देंगे, यहाँ पे A है, यहाँ पर B है, दूसरे केस में यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेट को चेंज करने के बाद ये नहीं हो कि ये चेंज हो जाए, ये अगर इस सेट को हम चेंज कर दिए हैं तो ये भी R1 पे बिलोंग करेगा, ये भी R2 पे बिलोंग करेगा, तभी कहानी बन सकती है कि ये रिफ्लेक्सिव हो। अगर नहीं है ऐसा तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमने बता दी। इसमें भी R1 में ही पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद R2 के विषय में बात करेंगे। R1 की तीसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक अगर इक्विवेलेंस चाहिए तो तीसरी कंडीशन ये है कि R1 जो है हमारा क्या होना चाहिए, R1 इज
ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव है तब भी काम बनेगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये दोनों इंटरसेक्शन पे आ पाएंगे। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इफ ए कॉमा बी जो है किसमें बिलोंग करता है, R1 पे, ये R1 पे अगर बिलोंग करता है तो इस केस में एंड बी कॉमा सी जो है किसमें बिलोंग करता है, R1 पे, देन तब क्या होगा, तब हमारे पास ए कॉमा सी को बिलोंग करना पड़ेगा किस पे, R1 पे। समझ गए, यानी अगर ये ट्रांजिटिव है इसका मतलब ये ए आया और बी आया, ये बिलोंग करता है R1 पे, दूसरा बी और सी आया, ये बिलोंग करता है R1 पे। अगर ये ट्रांजिटिव है तो इस केस में हमारे पास जो तीसरी कंडीशन बनेगी, तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि इसका ए ले लें, इसका क्या ले लें, सी ले लें, क्योंकि बी दोनों में कॉमन है। इसके अलावा जो बचेगा ए और सी, ये भी बिलोंग करना चाहिए हमारा R1 पे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तीन कंडीशन हमने चेक की, पहला सिमेट्रिक की कंडीशन चेक की, सिमेट्रिक की कंडीशन में दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए और ये R1 पे बिलोंग करना चाहिए। ये जो वैल्यू है ये हमारी सेट ए में आनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव के केस में देखा कि ए और बी अगर R1 पे बिलोंग करता है तो बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए R1 पे, और ये जो कंडीशन है हमारे पास ए और बी, ये दोनों वैल्यू हमारी सेट ए में तो होना ही चाहिए, ये इसमें होना है, कन्फर्म रहना चाहिए। ठीक, इसके बाद ट्रांजिटिव के केस में देखा, ट्रांजिटिव के केस में क्या हुआ, ट्रांजिटिव के केस में ये हमने बताया कि अगर ए और बी बिलोंग करता है R1 पे और बी और सी बिलोंग करता है R1 पे, तो उस केस में जो बी को हटा के जो कॉमन है उसको हटाने के बाद जो ए और सी आएगा ये भी मेरा R1 पे अगर बिलोंग करता है तभी हो सकता है। यही केस हमारे तीनों केस इसमें बनाएंगे। अगर इनका क्या निकालना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको बताना है। ये अगर इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो इसमें ये केस भी हमको चेक करना होगा। सेम कहानी इसमें लगाएंगे। पहला केस क्या बताएंगे, पहला केस R2 को बताएंगे कि ये R2 इज सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या होगा, सिमेट्रिक के केस में हमारा कंडीशन क्या है देख लो, R2 अगर सिमेट्रिक है तो A और A ये बिलोंग कहाँ पे करना चाहिए, R2 पे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जितनी भी वैल्यू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A, जितनी भी वैल्यू A है ये सब स्मॉल ए की कैपिटल ए में आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये हमारा सिमेट्रिक का हो। दूसरी रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, R2 इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में ये है वही कंडीशन कि इफ ए और बी क्या करें, ए और बी बिलोंग करें किसमें, R2 पे, ए और बी बिलोंग करें R2 पे, देन तब क्या है, बी और ए को बिलोंग करना पड़ेगा R2 पे। यानी ए और बी अगर बिलोंग करते हैं R2 पे, याद रखना ए और बी अगर बिलोंग करें हैं तो इसका जो क्रम चेंज किया जाएगा वो भी R2 पे बिलोंग करना चाहिए। तीसरी कंडीशन वही ट्रांजिटिव की, R2 इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव अगर ये है तो इसमें क्या है, इसमें यही कंडीशन है कि इफ ए और बी बिलोंग करते हैं किसमें, ए और बी बिलोंग करते हैं R2 पे, एंड बी और सी बिलोंग करते हैं किसमें, ये भी R2 पे बिलोंग करते हैं, देन तब हमारा ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, R2 पे, तभी ये ट्रांजिटिव हो सकते हैं। अगर ये दोनों तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा क्या होगा, तब हम बता देंगे कि ये जो हमारा है फंक्शन, इसलिए यहाँ लिख देंगे इसलिए, या ये इसलिए ये होता है सो का निशान होता है या इसलिए कहा जाता है इसको। यहाँ पे क्या आएगा, R1 और R2 जो है इंटरसेक्शन इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंस। तो हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ये हम बता देंगे। ठीक, अगर अब इसको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में है, बस ये तीनों पॉइंट लिखने हैं आपको, ये सेम पॉइंट है, बस यहाँ पर एक को मान लेना है कि ये पॉइंट है हमारा, इसके लिए सिमेट्रिक की कंडीशन लिख देना है, फिर उसके लिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिख देना है, फिर ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख देना है। यही केस तीनों इसमें लगा देने हैं R2 में। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारा R1 और R2 जो है ये इंटरसेक्शन है, ये एक दूसरे के कॉमन है, सेम है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें हमसे कह रहा है कि इफ
ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर वेक्टर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हिंदी वाले देख लें, यदि ए बी और सी क्या है, सदिश हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें ये तो नहीं मेंशन किया कैसा वेक्टर है, तो हम क्या मान लेंगे, पहले यूनिटी वेक्टर मान लेते हैं कि यूनिटी वेक्टर है। तो उस केस में क्या होगा देख लेना। चलो फिर करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, डी है और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है डी। गिवन कंडीशन के हिसाब से हमको पहले चलना होगा। क्या गिवन है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ये तो वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। हमारे पास क्या गिवन है, गिवन जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या है, 0 है। ये हमको गिवन कंडीशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर देख लो वैल्यू किसकी फाइंड करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब 0 का 2 बार मल्टीप्लाई करें या 1000 बार कोई मतलब नहीं है, 0 का मल्टीप्लाई 0 ही आता है, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे वेक्टर ए का पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर उसके बाद प्लस यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। एक हो गया जब वेक्टर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर ए का। अब वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, पहले वेक्टर ए का किया था, वेक्टर बी का करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, फिर उसके बाद वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर सी का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, यहाँ से क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, ये देख लो, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये एक बार ये है एक बार ये है, तो ये 2 हो जाएंगे, 2 वेक्टर ए डॉट बी। यहाँ पर ये एक बार है और एक बार ये रहा, क्रम चेंज करने में कोई अंतर नहीं आता, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर इसका ये तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले देख लो, यहाँ पर ये एक बार रहा और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एक बार यहाँ पे रहा, एक बार कहाँ पे है, तो ये कहीं हमने कम कर दिया एक, ये हमने गलती कर दी क्या, यहाँ पर बी आ गया, ठीक है। ये भी तो 2 बार आएगा, बी और सी, बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे गलत लिखे हैं, यहाँ पे सी आएगा, बी आएगा, सॉरी, यहाँ पे बी आएगा, तो ये वेक्टर बी आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, एक बार ये रहा एक बार ये रहा, ये 2 हो जाएंगे, 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसके बाद क्या है, वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ठीक। ये बराबर 0 के है हमारा। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वन बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 2 3 को बाहर उधर तरफ भेज देंगे, तो यहाँ आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी प्लस वेक्टर बी डॉट सी। ये आ जाएगा मेरा -3/2। यही हमसे पूछा जा रहा था, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।